इस मौजूद पर बात करने के लिए लगातार अमिताभ साहब हमारे साथ बने हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। निरंजन पोद्दार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका भी इस्तकबाल है सलाम टीवी में। निरंजन साहब, खेला हो गया झारखंड के अंदर, लेकिन सरकार यहां अजीम इत्तेहाद की है। किसे फायदा किसे नुकसान और क्या बदलाव आप देख रहे हैं? 2024 के चुनाव इंतखाबात भी हैं और 2024 में ही असेंबली इलेक्शन भी होंगे झारखंड में। देखिए सबनम, निश्चित रूप से ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से झारखंड के अंदर एकाएक राजनीतिक अस्थिरता होती है और उसके पहले जिस तरीके से लगातार 6-7 इनको नोटिस दिए जाते हैं ईडी की तरफ से, लेकिन ये ईडी के पास वहां पेश नहीं हुए, यानी कि वहां पे ये अपनी जवाब तलबी के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। और अंततोगत्वा आपने देखा होगा ईडी ने जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन से अपनी कार्रवाई यानी कि अपना दबाव बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, वो भागते हुए दिखे थे कि 2 दिन वो उनकी कोई खोज खबर नहीं थी और लास्ट के अंदर वो वहां रांची के अंदर अचानक निकल करके और सबके सामने प्रस्तुत हुए और अपने कैबिनेट की मीटिंगें करते हुए दिखे। तो निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं ये जो परिणति थी, ये परिणति नजर आ रही थी। और जिस तरीके से वहां आपने कहा कि भाई अब इसका चुनाव के ऊपर या राजनीति के ऊपर क्या असर होगा, निश्चित रूप से देखिए जब राजनीतिक अस्थिरता होती है और जब कप्तान यानी कि जो सेनापति होता है, कहीं ना कहीं वही अगर समझ लीजिए किसी फेर में फंसा हुआ हो तो उस सेना का मनोबल निश्चित रूप से गिरता है। और यहाँ पे निश्चित रूप से जिस तरीके से गठबंधन जो अभी एक इंडिया गठबंधन बना था, जिसके अंदर 28 दल मिलकर के चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश कर रहे थे और लग भी रहा था कि भाई अगर ये सारे के सारे इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेघ का जो घोड़ा घूम रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, इसके लिए चुनौती प्रस्तुत की जा सकती है। लेकिन अब जिस तरीके से जो पिछले 15-20 दिन के अंदर जो सारा का सारा नाटकीय घटनाक्रम हुआ है कि पहले जब आसाम से बंगाल के अंदर जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा घुसती है तो वहां पे एकाएक ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है वो वहां पे उनके समझ लीजिए उग्र हो जाती है और अकेला चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं। तत्काल बाद आम आदमी पार्टी की घोषणा होती है कि भाई हम 13 की 13 सीटों के ऊपर पंजाब के अंदर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद में बिहार का घटनाक्रम और अब लेकिन जिस अलायंस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड के अंदर भी अजीम इत्तेहाद की सरकार है, आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम साथ में सरकार में है। निरंजन पोद्दार साहब, क्या कोई गुंजाइश यहाँ बचती है कि किसी तरह से जोड़ तोड़ करके जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा सके, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास नजर आता है अभी? को देखना पड़ेगा सबनम। और वो दृष्टिकोण ये है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी के नाम पे सारे के सारे लोग इकट्ठा थे, लेकिन उसके बाद में अपना उत्तराधिकारी जैसे एक कयास लगाया जा रहा था कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को, अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की बागडोर देकर के और स्वयं इस्तीफा देकर के और ईडी की जांच का सामना करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हेमंत सोरेन जी कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन के ऊपर ज्यादा उनको भरोसा था, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर। और अब उसके बाद में जैसे और नाम निकल करके आए, चाहे वो सीता सोरेन का नाम मान के चलिए, चाहे और ये जिस तरीके से एक घटनाक्रम की भाई परिवार के अंदर ही जो दुर्गा सोरेन जी की जो पत्नी है उनके ऊपर भी एक थोड़ा सा वाद विवाद नजर आया। और अब जैसे चंपई सोरेन जी का नाम निकल करके सबके सामने आया, तो देखिए पावर सेंटर जब बदलता है तो कई लोगों की आस्थाएं भी बदलती है, क्योंकि कोई जितने भी लोग हैं, जितने भी विधायक गठबंधन के हैं, वो हेमंत सोरेन जी के नाम पे तो एक मत थे, लेकिन दूसरे के नाम पे, चंपई सोरेन के नाम पे कितने लोग सहमत हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये देखने वाली बात है। या किसकी आस्था उसके बाद में कल्पना सोरेन जी के साथ है, किसकी आस्था सीता सोरेन जी के साथ है, क्योंकि उसके बाद में जब एक व्यक्ति समझ लीजिए अस्थिर होता है तो उसके बाद में उत्तराधिकार की भी एक लड़ाई कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। और वो आपसी कुनबे के अंदर ही कई जगह कई ऐसे आपके सामने उदाहरण। कल्पना सोरेन के नाम को लेकर तनाजा हो सकता है, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और कल ये खबर भी थी के साथ जो विधायक हैं वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे जब सीएम हाउस पर ये मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन चंपई सोरेन को यहाँ विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और वो सीएम होंगे, ये भी ऐलान कर दिया गया है। और इसी को लेकर राजभवन के बाहर जेएमएम के और अजीम इत्तेहाद के जो कारकुनान है, लीडरान है, वो हंगामा कर रहे हैं कि शपथ ग्रहण कराया जाए।
तो क्या चंपई सोरेन को एक्सेप्ट करने में वाकई में किसी तरह का इख्तलाफ होगा? नहीं, इसके अंदर देखिए सबनम, अभी जिस तरीके से आनन फानन में सारा घटनाक्रम घटा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा है कि भाई शाम को 6 साढ़े 6 बजे के करीब ईडी वहां पे पहुंची और उसके बाद में जिस तरीके की लग रहा था कि कुछ ना कुछ घटित हो सकता है। अभी 1 घंटे पहले किसी को पता नहीं था कि हेमंत सोरेन जी आज इस्तीफा देंगे, गिरफ्तार होंगे, कि ईडी उनको कस्टडी में लेगी या उनको हिरासत में लेगी या गिरफ्तार करेगी, किसी को कुछ नहीं पता था। और अब अचानक यानी कि एक सारा का सारा चीजें, जैसे कोई चीज प्लान्ड वे के अंदर जब होती है तो उसके अंदर लेकिन कल जो कई मीटिंग्स बुलाई गई, हाई लेवल मीटिंग्स सीएम हाउस पर हुई, वहां आज के दिन को ही लेकर प्लान भी तैयार किया जा रहा था। मेरा सवाल निरंजन पोद्दार साहब आपसे है, ये जो पूरा 10 से 15 दिन पहले का हम जो पूरा एक सियासी समीकरण देख रहे हैं या एक्टिविटीज यहाँ देख रहे हैं, हेमंत सोरेन बखूबी इस बात से वाकिफ थे कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो ईडी के समन को बार बार टाल रहे थे और लास्ट समन में जब उनसे पूछताछ के लिए वक्त मांगा गया तो उन्होंने 31 जनवरी का वक्त तय किया मेल करके। आपको नहीं लगता कि हेमंत सोरेन ने कहीं ना कहीं इस सियासी बहरान में भी बाजी मार ली है? परिवारवाद के नाम पर उन्हें घेरा जाता, चंपई सोरेन को सीएम बनाया। निश्चित रूप से देखिए सबनम, अगर ये जो सारी चीजें हैं, अगर ये सारा घटनाक्रम यथावत चलता रहे तो निश्चित रूप से इसको आप राजनीति की बाजीगरी कहेंगे। लेकिन अब वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि आपने देखा होगा जितनी भी ये जो परिवार पावर सेंटर पार्टियां होती हैं, इनके अंदर जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है, यानी कि परिवार छोड़ करके कोई दूसरे व्यक्ति के हाथ में जब सत्ता आती है, तो अभी जैसे अमिताभ जी ने भी आपको उदाहरण दिया जीतन राम मांझी जी का, या उससे पहले भी और बहुत सारे उदाहरण हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की राजनीति में आपने देखे होंगे कि जैसे जॉर्ज फर्नांडिस को किस तरीके से साइड लगा करके नीतीश कुमार जी ने कमांड अपने हाथ में ली। कहने का तात्पर्य ये है कि अब जब पावर सेंटर आने के बाद में अब ये चीज देखने वाली है कि जो अभी जो नए मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं झारखंड के, वो खड़ाऊ राज को कितना स्वीकार करते हैं या वो अपनी राजनीति जिस तरीके से अपने आप, इस तरीके से अब चंपई सोरेन जी के हाथ में जब झारखंड की कमान आती है, उसके बाद में देखने वाली बात है कि वो खड़ाऊ राज चलाते हैं या वो अपना शासन, अपनी सत्ता अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि किसान परिवार से हैं और ये आपने देखा होगा कि संघर्ष करके ऊपर आए हैं। चाहे झारखंड की पृथक झारखंड की लड़ाई में जो शुरू से शिबू सोरेन के साथ ये जुड़े निर्दलीय विधायक जीत करके आए और उसके बाद में झारखंड में शामिल, झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। लेकिन जो इस बार जो इन्होंने चुनाव जीता है, वो बड़ी कड़ी फाइट से चुनाव इन्होंने जीता। 1115 वोटों से मेरे ख्याल इन्होंने चुनाव जीता था ये सरायकेला से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये देखने वाली बात है कि ये अब खड़ाऊ राज को चलाते हैं। क्योंकि कोई जो भी परिवार सेंट्रिक पार्टी होती है सबनम जी, ये क्या है कि किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में सत्ता तो दे देते हैं, बागडोर तो दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस बात को आप कह रहे हैं कि चंपई सोरेन से जो आप तवक्को कर रहे हैं, मेरा सवाल यहाँ पर निरंजन पोद्दार साहब आपसे है, आपको लगता है कि ईडी के जरिए जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी हिरासत में है, ये बयान यहाँ पर महुआ माझी के जरिए दिया गया, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, अगर यहाँ हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करती है, आज ईडी के खिलाफ एफआईआर भी करवाई है हेमंत सोरेन ने, कितनी पॉसिबिलिटीज होगी कि ईडी के चंगुल से या ईडी की गिरफ्त से हेमंत सोरेन जल्दी वापस आ जाए बाहर? क्योंकि जो एग्जाम्पल पॉलिटिकल लीडर के हमारे सामने है, वो इस तरफ इशारा तो नहीं करते हैं। देखिए सबनम, जिस तरीके से अभी ईडी के जो नए कानून है, ये देखने वाला है कि ईडी इनको इनके ऊपर क्या चार्ज फ्रेम करती है, इनको किन चार्ज के अधीन इनको गिरफ्तार करती है। क्योंकि फिलहाल तो ये सारी चीजें ईडी के पास है, क्योंकि किसी के पास इस चीज की जानकारी नहीं है कि ईडी के पास इनके खिलाफ क्या क्या सबूत है, क्या क्या नहीं है। अभी तक तो बात चल रही थी केवल पूछताछ की और केवल इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन अब अगर हिरासत की बात करें या गिरफ्तारी की बात करें तो उसके अंदर ये चीज देखनी होगी। और अगर मान लीजिए ईडी के पास इनके खिलाफ कोई सीधे कोई सबूत हो, और जिस तरीके से इन्होंने संजय सिंह कहूं या सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से इन्होंने पीएमएलए में अटकाया था, क्योंकि अभी जो ईडी के जो कानून है वो कानून इतने सख्त हैं कि उन कानूनों के अंदर कोई भी जमानत देने से
3 बार सोचता है जब जमानत देने के लिए। तो जिस तरीके से जो कानून है उन कानूनों के झोल में अगर ये ले आते हैं तो मुझे लगता नहीं कि भाई महीने 2 महीने के अंदर ईडी इनको यहां से रिलीज करने देने की स्थिति में रहेगी। और मेरा ये मानना है कि अगर ऐसी ही स्थिति होती कि भाई 15 दिन में या 1 महीने में इनकी जमानत होने की स्थिति आती तो मेरे हिसाब से चुनावों के बिल्कुल मुहाने पे 2024 के लोकसभा चुनावों की बात कर रहा हूं, मुहाने पे शायद हो सकता है गिरफ्तारी वाला एक्ट नहीं करते, क्योंकि इससे इनको एक बहुत बड़ी सिंपैथी गेन हो जाएगी अगर ये जमानत लेकर के बाहर आते हैं। और सत्ता और उसके बाद में जिस तरीके से अभी तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर आरोप लगाता है कि भाई ईडी का दुरुपयोग, उसके बाद में कहीं ना कहीं उस आरोप के अंदर एक समझ लीजिए बल मिलेगा कि भाई इनको ये राजनीतिक प्रतिबद्धता की वजह से या यूं कहें कि पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई के माध्यम से सभी के ऊपर दबाव बना रहे हैं। और अगर चुनावों से पहले इनकी जमानत नहीं होती है तो कहीं ना कहीं मामला जनता के बीच में भी एक संदेह में बना रहेगा। जिस तरीके से मैं बात करूं, मनीष सिसोदिया जी आज तक भी लोगों इस चीज को निर्णय नहीं कर पाए क्योंकि लोगों के मन में ये अभी भी भरोसा आम आदमी पार्टी हालांकि चिल्ला करके बोल रही कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनके यहां से कुछ बरामद नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, उनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संदेह का दायरा यह है कि भाई फिर अदालत ने जमानत क्यों नहीं दी। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये सारी चीजों का गुणा भाग लगा करके मैं देखता हूं तो मुझे लगता नहीं कि लोकसभा चुनावों से पहले यानी कि मार्च अप्रैल से पहले कहीं इनको जमानत पे बाहर आने देगी ईडी। और अगर ऐसी स्थिति होती, वो ईडी के पास अगर हाथ में कुछ होता ही नहीं, खाली हाथ होती, तो ईडी मेरे हिसाब से गिरफ्तारी वाला काम करेगी नहीं। तो मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से शायद, और अभी जैसे बात चल रही थी चंपई सोरेन जी की, तो देखिए आपको एक चीज मैं बताऊं, चाहे कितना ही विश्वास पात्र हो, क्योंकि राजनीति के अंदर राजनीति के अंदर कहा जाता है कि जो विश्वास जो शब्द है इसी के अंदर विष का वास, इसको यानी कि विभाजित करके देखा जाए तो विष का जहां वास है वही विश्वास है। तो कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि राजनीति के अंदर आपने देखा होगा कि रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, चलिए आऊंगी मैं बिहार की तरफ, आपने वोट दिया, रामविलास पासवान का एग्जाम्पल आप देने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। निरंजन पोद्दार साहब, मेरा सवाल आपसे है, अगर यहाँ चंपई सोरेन की हम बात करें जो कि अब झारखंड के सीएम होने वाले हैं आने वाले वक्त में, झारखंड टाइगर के नाम से इन्हें जाना जाता है और शिबू सोरेन के साथ से आंदोलन से, जब झारखंड आंदोलन हो रहा था उस वक्त से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बार बीजेपी के साथ भी जा चुके हैं, उनकी सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। तो कितनी गुंजाइश नजर आती है जोड़ तोड़ की राजनीति को ये आगे बढ़ाएंगे? देखिए सबने, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी खबरें चल रही थी 2 घंटे पहले कि कल्पना सोरेन ने डीजीपी से बात करी है, कल्पना सोरेन ने चीफ सेक्रेटरी से बात करी है, तो कहीं ना कहीं आप, और दूसरी तरफ जिस तरीके से सीता सोरेन और बसंत सोरेन की हम बातें कर रहे थे, देखिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जब पावर सेंटर बदलता है तो एक परिवार का जब तक पावर होता है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को पावर सेंटर बनने नहीं देना चाहता। और हमारे यहाँ जैसे एक वो कहा है ना कि भाई जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, खुदा जब हुकूमत देता है तो ताकत आ ही जाती है। तो निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, जब तक व्यक्ति किसी के मातहत काम कर रहा होता है तब तक उसकी महत्वाकांक्षाएं जागृत नहीं होती, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री जैसे पद के ऊपर बैठता है तो उसकी एकाएक उसकी महत्वाकांक्षाएं जागृत हो जाती है और उस समय वो ये चाहता है कि वो सोचता है कि सारा का सारा पावर सेंटर एक जगह हो, यानी कि मेरे पास हो। और अगर पावर सेंटर, अगर डिफरेंट पावर सेंटर अगर अलग अलग जगह काम करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उस पार्टी को वैसे नुकसान होता है। और दूसरी तरफ अब झारखंड के अंदर कोई किसी भी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता होगी, यानी कि कहीं तोड़फोड़ होगी, तो उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि बीजेपी पलीदा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। बीजेपी के जो लाइजनर और बार्गेनर जो हैं वो वहां पे तैयार बैठे हैं और जहां पे उनको लगेगा कि यहां असंतुष्टि है, कहीं ना कहीं वो उसकी आग को भड़काने का काम करने का निश्चित रूप से कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए अभी आगे देखने वाली बात है कि भाई कितना है। और रही बात, अभी जैसे चर्चा चल रही थी कि इन्होंने परिवार से बाहर के व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर के और कहीं चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना करके कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक चल दिया। निश्चित रूप से मास्टर स्ट्रोक तो इसको कहा जाएगा, लेकिन ये रिस्की भी है।
इसको आप ये भी मत मान के चलिएगा कि भाई ये रिस्की नहीं है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिस तरीके से पारिवारिक राजनीति अभी तक शिबू सोरेन के बाद में दुर्गा सोरेन, उसके बाद में हेमंत सोरेन, और जिस तरीके से एक उत्तराधिकारी परिवार से थे, और अब अगर पावर सेंटर मान लीजिए परिवार से बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लेकिन जो जोड़ तोड़ की राजनीति की तरफ भी हम इशारा करें, जिसकी गुंजाइश फिलहाल बहुत कम है। निरंजन पोद्दार साहब, एक रिएक्शन आपका चाहूंगे। आपको लगता है कि झारखंड के अंदर आने वाले चुनाव में ईडी भी अब एक बड़ा मुद्दा होगा और जेएमएम यानी कि अजीम इत्तेहाद की सरकार, कांग्रेस, आरजेडी इस पर माइलेज लेने की कोशिश करेगी और आवाम इसे कितना एक्सेप्ट करेगी? देखिए शबनम जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से पूरा विपक्ष एक आवाज में ये बात कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के दम पे सरकारें बना रही है, सरकारें गिरा रही है, सरकारें तोड़ रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है या तानाशाही शासन अडॉप्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष यहीं जाकर के भारतीय जनता पार्टी की ट्रैप में फंस रहा है। क्योंकि देखिए जो आम जनता है, आम जनता का इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है, आम जनता का अपनी 2 जून की रोटी से, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अभी अपनी राजनीति को साध रखा है कि 80 करोड़ लोगों को जिस तरीके से वो भोजन दे रहे, अनाज देते, यानी कि लाभान्वित वर्ग जिनको कहो कि जिनको टॉयलेट मिल रहा है, आवास मिल रहा है, एक हो गया लाभान्वित वर्ग, और जो अपर मध्यम या जिसको कहते हैं मध्यम और अपर मध्यम वर्ग है, उसको उन्होंने जिस तरीके से एक राष्ट्रवाद और धार्मिक जिसको कहते हैं उन्माद में उन्होंने उनको जोड़ दिया, यानी कि उनको एक जिसको कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा के अंदर उनको एक बहा दिया, और उसके बाद में जो बचता है वो बचता अपर वर्ग। तो अपर वर्ग के अंदर ये सारी की सारी चर्चा। चलिए, इस जोड़ तोड़ की सियासत या इस जोड़ तोड़ के नंबर में फिलहाल झारखंड में सरकार नहीं गिरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और